हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड विद लैटिट्यूड की स्टडी की थी। और हमें जो फॉर्मूला मिला था वो ये था। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे थे, लैम्डा की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही थी, और लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करने पे कॉस लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, और कॉस लैम्डा के डिक्रीज होने पे जो आपकी जी लैम्डा की वैल्यू थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी। हमने ये चीजें पढ़ी थी। अब किस फैक्टर के साथ चेंज हो रही थी, अब हम ये देखते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट सबसे पहले हमने माना एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर। एट द इक्वेटर मीन्स पार्टिकल कहाँ पर होगा, पार्टिकल ये इस पॉइंट पे होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर cos लैम्डा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो एट इक्वेटर जी की वैल्यू, जी ई की वैल्यू, मैंने इक्वेटर के बिहाफ पे यहाँ पे ई को लिख दिया है, जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये जो टर्म है ये टर्म मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम आप कह सकते हो देयर फोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity is maximum, is maximum at the equator, at the equator। केस सेकंड, अब हम बात करते हैं एट द पोल की, एट द पोल। देखो बच्चों, एट द पोल मींस अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता करता पोल पे पहुंच गया, ये रहा पोल आपका, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो पोल पे आ गया, मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर cos लैम्डा इज इक्वल टू cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो जीपी की वैल्यू होगी, जीपी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, जीपी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा में 0, दैट मीन्स जीपी इज इक्वल टू जी, ये मिल जाएगी हमें। और ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी कहाँ पे, एट द पोल। ठीक है बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम होना चाहिए था। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है ये कैसी होनी चाहिए थी, ये मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। क्यों, क्योंकि cos लैम्डा आपका क्या है, मैक्सिमम है, और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is maximum, is maximum at the pole। अब इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं एक और आपको याद रखने के लिए बताता हूं। अच्छा, उससे पहले therefore change in, चेंज इन, या आप कह सकते हो डिफरेंस, डिफरेंस इन जी बिटवीन, बिटवीन पोल एंड इक्वेटर, कितने का चेंज आएगा। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका जीई है,
तो आप कह सकते हो जीई माइनस जीपी इज इक्वल टू, जीई की वैल्यू आई थी जी माइनस बड़ा तो आपका जीपी है, सॉरी मेरे जहन में ये लगातार चल रहा है, जीपी बड़ा है माइनस जीई, देन जीपी की वैल्यू है जी एंड जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो जी माइनस जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट, आप कह सकते हो जो डिफरेंस की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, पोल माइनस जी एट ई इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो पोल और इक्वेटर के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हम एक और तरीके से देख सकते हैं, कैसे, नोट, हमारा जो अर्थ है उसका जो शेप है वो ओवल शेप है। कैसा शेप है, ओवल शेप है। मतलब कि अगर ये सेंटर है देन ये हो गया आपका इक्वेटर, इस रेडियस को कहते हैं हम आर ई, और ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम पोल, इसे हमने कह दिया आर पी। और ओवल शेप होने की वजह से जो रेडियस अलोंग द इक्वेटर है वो हमेशा रेडियस अलोंग द पोल से बड़ा होता है। तो आप जानते हो फॉर्मूला, सिंस g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, दिस implies that g is proportional to 1 upon r स्क्वायर। जैसे से r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे से g की वैल्यू कम होगी, ठीक है, और जैसे से इसकी वैल्यू छोटी होगी g की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो किसके लिए, इक्वेटर के लिए r ही बड़ा है कि पोल के लिए, इक्वेटर के लिए बड़ा है, तो इसका मतलब इक्वेटर पे g की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो दिस गिव्स g at e always less than g at p। हम इस तरीके से भी इसके वेरिएशन को बता सकते हैं, और कितना होगा डिफरेंस उसमें वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है बच्चे, ओके। अब अगली बात, एक और नोट का, ये फर्स्ट पॉइंट था, नोट का सेकंड पॉइंट, आपने हाइट की जब बात की, एट द हाइट, तो जो आपको फॉर्मूला मिला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, क्या मिला था आपको, आपको मिला था जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया जी एच इज इक्वल टू आर ई, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने ऐसे लिखा, और इसे 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी लिखा। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है, जी एच इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जी एच जैसे से हाइट पे हम जाएंगे वैसे वैसे उसका जो स्लोप होगा वो घटता हुआ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, एट डेप्थ डी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिला था आपको, यहाँ पे मिला था जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इसे भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम कह सकते हैं आर ई माइनस डी अपॉन आर ई मीन्स, अब ये जो टर्म है आर ई माइनस डी, ये क्या हो गया, ये हो गया आर,
कितने डेप्थ पे गया, आर डेप्थ पे गया, हम ऐसा मान सकते हैं। Therefore GD upon G is equal to R upon RE, and this gives GD is equal to R upon RE into G। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, जी आर ई तो हमारा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, दैट मीन्स जी डी प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू घटती जाएगी, जैसे जैसे डेप्थ कम होगी, मतलब कि डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे उसके जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, आप यहां से समझ सकते हो कि अगर हम बोल रहे हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और हम यहां से ये पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये डी होगा, और ये क्या होगा आपका, इसे हम कहते हैं आर। तो जैसे से इस आर की वैल्यू बढ़ेगी ऊपर की ओर, मतलब सेंटर से आप किधर जाओगे, हाइट पे जाओगे, तो जीडी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जैसे से डी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे से नीचे आओगे, आप ऐसा कहोगे जीडी की वैल्यू, जीडी की वैल्यू घटेगी। ये क्या है, आर के बढ़ने पे ये बढ़ रही है, लेकिन जीडी डी के घटने पे ये, डी के घटने पे ये, सॉरी जी के बढ़ने पे ये, जी के इसको भी हम इंक्रीज करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम ऊपर से डेप्थ को बढ़ाते जा रहे हैं, नीचे की ओर आ रहा है। तो डी के बढ़ने पे जीडी की वैल्यू कम होती है, ये तो हमने देखा था। अब ये जो बीच की डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं आर ई माइनस डी। जैसे से ये बढ़ेगी, मतलब ओरिजिन पे जीरो, फिर उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, और होते होते इस प्लेस तक आ जाएंगे, तो जीडी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये बात बता रहा है। तो इन दोनों को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, ठीक है, और हमने ये ले लिया इसका सेंटर, और यहां से ये हो गया इसका एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, देन जैसे से हम ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से अर्थ के सेंटर की तरफ आएंगे, उसका नेचर कैसा है, इंक्रीज करता हुआ। मतलब ये जो ग्राफ मिलेगा हमें वो कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे से हम जाएंगे वैसे वैसे इस नेचर को हम कह सकते हैं जी डी प्रोपोर्शनल टू, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूं, वेट, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये और बड़ा बना दिया। ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस से हमने इस तरीके से इसको इंडिकेट किया। अब आप क्या कर रहे हो, आपका ये है रेडियस, ये रेडियस ना, तो जैसे से रेडियस की तरफ आप बढ़ोगे, हमने कहा ये है आपका रेडियस का पॉइंट, या फिर आप ऐसा समझो कि आप जैसे से यहाँ से रेडियस तक पहुंच रहे हो, ये जो नेचर है, ये नेचर कैसा है, ये नेचर है जी डी प्रोपोर्शनल टू आर। ओरिजिन से जैसे से आप आगे बढ़ोगे आपकी रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, जी डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, यहाँ
अब आप उल्टा समझो कि जैसे से आप अंदर आओगे वैसे से जीडी की वैल्यू कम होती जाएगी, वही डेप्थ वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगली बात, इसके बाहर का नेचर कैसा, इसके बाहर का नेचर कैसा होगा, इसके बाहर का नेचर खट्टा मिलेगा हमें, ये इस तरीके से, मीन्स जी डी proportional to, sorry, GH proportional to 1/r²। इस साइड है आपका R और इस साइड हमने माना है G को। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी बुक में जो बना होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको वो रिप्रेजेंटेशन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ड्रॉ किया, मैंने कहा ये है रेडियस, तो यहाँ से इसके ओरिजिन से यहाँ तक का नेचर कैसा, प्रोपोर्शनलिटी, और इसके बाहर का नेचर कैसा, 1/r² का। तो यहाँ पे जी डी जी एच प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस साइड है हमारा r, और यहाँ पे जो नेचर है जी डी प्रोपोर्शनल टू r, जबकि ये आपका ओरिजिन है, ये आपका रेडियस है r। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। जैसे जैसे आपके रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जी एच की वैल्यू घटेगी, और जैसे से आप यहाँ से, ये आपका रेडियस है, इसके चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों फॉर्मेट में जी की वैल्यू आपकी घटेगी। ठीक है, ओके। तो ये पूरा एक फुल टॉपिक था आपका, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड लैटिट्यूड, विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। अब अगली बात आती है कि ये जो कोई भी पार्टिकल है उस पर फोर्स कहाँ तक लगेगा, एक फील्ड तक लगेगा, उस फील्ड को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड, उस फील्ड को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? द फील्ड इन विच एनी massive object experience a force of attraction of other body is known as gravitational field। मीन्स अगर मैं बोलता हूं ये एक दायरा है और इसमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, आपका अर्थ है, ये देखो हमने माना ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ का जो दायरा है ना, अर्थ का जो फील्ड है, हमने ये माना अगर इस फील्ड में एक पॉइंट यहाँ है तो इस पे तो फोर्स लगेगा, इस पे तो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस ये इसको इस साइड की ओर खींचेगा। बट अगर इस दायरे के बाहर कोई मासिव ऑब्जेक्ट है तो इस पे फोर्स की वैल्यू कितनी, 0। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी, अगर इसका मास आप कैपिटल एम ले रहे हो, इसका मास आप एम ले रहे हो, तो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू जी एम एम, और बीच की डिस्टेंस अगर मैं बोलूं कि r है, देन अपॉन r²। तो इस फील्ड के अंदर कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। The field in which any massive object experience a force of attraction is known as gravitational field। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, the space surrounding a material body within which
within which any within which its gravitational force of of attraction can be experienced can be experienced is called gravitational field. Gravitational field, ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे? ऐसे फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। अब अगली बात, इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, इसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कितने फोर्स से या कितनी इंटेंसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो इंटेंसिटी क्या है? तो इसे हम डिफाइन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, द फोर्स ऑफ attraction the force of attraction per unit mass in gravitational field gravitational field is known as gravitational field intensity. The force of attraction per unit mass in gravitational field, मतलब कोई एक फील्ड है, उसमें फोर्स पर यूनिट मास की जो क्वांटिटी होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब आप कह सकते हो इट इज डिनोटेड बाय, पहले लिख लेते हैं किससे डिनोट करता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and denoted by capital E. Mathematically, capital E is equal to F upon M, force per unit mass. This is known as intensity. तो आपको पता है कि अगर ये मास इसको खींच रहा है, देन फोर्स की वैल्यू कितनी, देन F is equal to force of attraction between two masses, capital M and small m, will be क्या मिल जाएगी हमें? F is equal to G M upon बीच की डिस्टेंस R square. Therefore field intensity, gravitational field intensity
कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन M, मतलब M से इसको डिवाइड कर दो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी जिस पार्टिकल को वो खींच रहा हो अपनी तरफ, वो डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब इसकी डायरेक्शन किधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है ना, जिसकी फील्ड होगी उसकी तरफ। अब इसके हम यूनिट की बात कर लेते हैं पहले, यूनिट ऑफ ई। तो क्या हो जाएगा, आपने ऊपर देखा भी फॉर्मूला, F अपॉन एम मीन्स न्यूटन पर केजी। आपको वैल्यू क्या मिल गई, न्यूटन पर केजी। एंड डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ई, इसे भी निकाल ही लेते हैं। तो F अपॉन एम है, F अपॉन एम है, मतलब ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, एल टी माइनस 2। अब बच्चे देखो, कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, कांस्टेंट, ये नहीं बदल सकता, तो सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, आर स्क्वायर। देयरफॉर वी गेट E is proportional to 1 upon r square, 1 upon r square। मतलब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें, हमने कहा इस साइड इसका नेचर है E इंटेंसिटी, और इस साइड इसका नेचर है R। और अगर अर्थ का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R है ये, तो इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू रेडियस से ये ऐसे इंक्रीज करता हुआ, ये रहा, ये अगर आर है, इसके बाहर जैसे से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसके इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। मीन्स ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के नेचर को ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ये इसकी एक कंप्लीट नॉलेज है। अब बच्चे एक और बात, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये फोर्स अपॉन मास है। फोर्स अपॉन मास मीन्स एक्सेलरेशन। और आप जानते हो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे mg फोर्स से आ रहा है तो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू एम जी, मीन्स G इज इक्वल टू F अपॉन एम। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बेसिकली इसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। आप देख, अभी से पहले देखा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही इंटेंसिटी भी देखो, बिल्कुल स्लोप सेम है, तो उसका नेचर कैसा है, सेम है। मीन्स इंटेंसिटी को फाइंड करने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करना। बेसिकली ये भी यहाँ पे एक तरीके से बिलोंग कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने फील्ड, हमें मिल गई कि फील्ड कितनी होगी, ठीक है। फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देन अगली बात आती है एनर्जी, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड मीन्स स्कूल के एग्जाम के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है इसकी डेफिनेशन आपने इससे पहले पढ़ी है, लेकिन ग्रेविटेशनल की नहीं पढ़ी है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, किसी मास को, किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड में लाने में जो भी वर्क किया जाता है,
that is known as its इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बोल दिया। मैंने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था कि किसी भी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने कहा एक दायरा है ये, और यहाँ पे ये एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ से किसी पॉजिटिव चार्ज को, हमने कहा प्लस क्यू नॉट है, इसको फील्ड में लाने में जो भी आपने वर्क किया, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ा था। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे चार्ज को रिप्लेस कर दो मास के साथ, किसी मास को, किसी बॉडी के मास को या किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, उसे इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो भी वर्क होगा, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए निकालनी है? अर्थ के लिए निकालनी है। तो इनफाइनाइट से हमें एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना होगा। तो हमने कहा ये लेकर आए यहां तक, ये एक छोटी सी डिस्टेंस, क्या एक सेकंड, मैंने माना कि इसकी जो फील्ड है ना वो कुछ ये है, ये हमारा अर्थ, अर्थ इसका रेडियस हमने मान लिया आर ई है, इसका मास हमने मान लिया एम ई है, और इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें एक ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि इनफाइनाइट से फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होगा, किसी भी मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो भी वर्क होगा, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, हमने माना एक मास है ये, इसको लिया हमने एम, और ये कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट से छोटे छोटे पार्ट करते हुए मैं उसको यहाँ तक लेकर आया। हमने कहा ये एक पॉइंट है, इसको सबसे पहले यहाँ लेकर आए, और देन इसको हम यहाँ लेकर आए। इसको कह दिया ये है ए, ये कह दिया बी। हमने ए से बी लेकर आए, और ए से बी लाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, वो छोटी सी डिस्टेंस हमने मान लिया dx ट्रेवल किया। तो इस dx में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल। तो हमने कहा ये वर्क डन dw। देन अगेन फिर छोटी सी डिस्टेंस, ऐसे करते 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 हम यहाँ पे इस पॉइंट P तक पहुंचेंगे, जो कि r डिस्टेंस पे रखा है। अच्छा, अभी ये कहाँ तक पहुंचा? अभी ये माना कि ये यहाँ से ये B तक पहुंचा है, इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है x, मीन्स x तक पहुंच गया। तो x तक पहुंचा तो इस पे एक फोर्स काम करने लग जाएगा, किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। इसका मास कितना है? m। तो ऐसे में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी g me m अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया फील्ड में, तो वर्क डन dw। तो इस वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? dw इज इक्वल टू f इंटू dx, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इंटेंसिटी भी, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है। तो डॉट मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। देन f की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं, f की वैल्यू को पुट करते हैं, और वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू में मिल जाएगी g
me m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, इसे बस इंटीग्रेट करना है आपको। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर पे लाना चाह रहे हो आप, तो इनफाइनाइट से आर पे लाने में जो भी वर्क लगेगा वही आपका मीन्स W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, यही आपका, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके डी डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करते हैं और लिमिट को यूज करेंगे कहाँ से, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इनफाइनाइट टू आर। अब इसे हम यू, देखो यहाँ पे ये जो है पोर्शन ये आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं जी एम एम और इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना के इसका मेथड बताता हूँ। एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स टू पावर -2 हम लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1 मीन्स एक्स टू पावर -1 और -1 के साथ मीन्स -1 अपॉन एक्स ही आएगी वैल्यू। इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू माइनस जी एम मी एम और साथ में 1 अपॉन एक्स को ऐसे माइनस साइन को बाहर कर दिया इनफाइनाइट टू आर। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन आर, लोअर करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। इतना वर्क डन लगेगा हमें इनफाइनाइट से फील्ड में लाने में, कहाँ पे, इस पॉइंट आर पे, एंड यही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर ग्रेविटेशनल potential energy U is equal to W. This gives U is equal to minus G M E M upon R. ये मिल गई हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है बच्चों, तो आज पोटेंशियल एनर्जी तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम लोग पोटेंशियल और सैटेलाइट एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। चलो, ओके, बाय बाय।